हेलो। हाँ ये बॉयस। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। लिंग पित्त वृत्त अंकुश पढ़ेंगे। पित्त, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आवृत्तवाद, गतवाद और आगे परस्पर आवृत्तवाद, ऐसे तीन वाद अलग आते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, सबको ही हार्ड जाता है ये आवृत्तवाद। क्या है भाई ये आवृत्तवाद? आज समझने की कोशिश करेंगे। परफेक्टली अपन को भी नहीं आता, पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, कभी छोड़ना नहीं इसको। चलो पढ़ो पित्त। लिंगम पित्तावृत्ते दाहस्तृष्णा शीलं भ्रमक्लमः कटु अम्ललवण उष्णैश्च विदाह शीतकामिता। हाँ देखो, इसकी संहिता में लिखा है भ्रम क्लमः, मेरे संहिता में लिखा है भ्रम तमः। ऐसा कुछ कुछ संहिता में तुमको चरक के 2-3 एडिशन में अलग अलग मिल सकते हैं। कहाँ पर क्लम मिल सकता है? अब ये किसकी संहिता है? ये रविदत्त त्रिपाठी। त्रिपाठी जी क्या बोल रहे हैं? त्रिपाठी जी बोल रहे हैं क्लम, यानी भ्रम के साथ आता है क्लम, ऐसा बोल रहे त्रिपाठी जी। और ये कौन बोल रहे? चक्रपाणी टीका की ये लिखी है, क्या नाम इनका? द्विवेदी, लक्ष्मीधर द्विवेदी बोल रहे तम, भ्रम के साथ तम आता है। तम यानी कि आंखों के अंदर अंधेरा छा जाना। और क्लम का वही ना, बिना काम किए हुए भी कमजोरी महसूस हो, कमजोरी, यानी कि तुमने कुछ भी काम नहीं किया और तुम्हें अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो वो हो गया, क्या हो गया? वो क्लम। क्लम हो गया वो। ये डिफरेंस तुम्हारा भ्रम और क्लम है। देखो पित्त आवृत्त अगर वायु है तो वायु क्या होगा? पित्त से आवृत्त होगा, यानी कि पित्त के जो लक्षण है वो क्या हो जाएंगे? एग्रीवेट हो जाएंगे, पित्त के लक्षण बढ़ जाएंगे। जिसके हिसाब से सिम्टम क्या क्या आएंगे? सिंपल सिंपल बताया उन्होंने, यानी भाई पित्त बढ़ा हुआ है, पर किसने बढ़ाया? वायु से। हाँ वायु है ना पीछे, उसके पीछे भाई कौन है? वायु। भाई है, वायु है। अब पित्त का भाई बन गया वात। फिर वात क्या करेगा? उसको ताकत देगा और पित्त के सिम्टम दिखाएगा। इसलिए क्या हो रहे हैं उसके सिम्टम? सिंपल सिंपल, दाह है, तृष्णा है, शूल। ये इंपॉर्टेंट है कि पित्त के साथ साथ उन्होंने वात की वजह से पीछे से वात, इसलिए शूल भी आएगा। इसलिए जब भी आप दाह प्लस शूल है तो उसको सिर्फ वातवादी समझ के, पित्तवाद समझ के सना चिकित्सा करो, तो आवृत्तवाद की चिकित्सा करो। आगे आवृत्तवाद की चिकित्सा आएगी, इन्होंने एक एक सेंटेंस में भी बताया है। आगे बोला है भ्रम। इसको आप थोड़ा सा हाइपरटेंशन की तरफ भी जा सकते हो। हाइपरटेंशन की एक आप बीडी बना लो कि कौन कौन से लक्षण संहिता में मिलते हैं। एक पित्तावृत्त समान वायु में भी ऐसा मिलता है क्या नहीं? पित्तावृत्त प्राणवायु में भी ऐसे ही कुछ सिम्टम मिलते हैं। भ्रम, वर्टाइगो को देखो, अगर किसी को चक्कर आ रही है तो भाई मैक्सिमम टाइम पित्त होता है, पर पित्तावृत्त वायु है या पित्तावृत्त समान है या पित्तावृत्त प्राणवायु है, ये तुमको समझना चाहिए। तो इसका भ्रम का तुम डीडी बना के रखो, अपन आखिर में देखेंगे क्या है। पित्तावृत्त वायु एक हो गया अपना भ्रम का डीडी। तमो उन्होंने बोल दिया, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। जिसको भी कमजोरी है उसको ग्रीष्म ऋतु में सुबह उठने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पेशेंट को पूछो, मैक्सिमम पेशेंट हाई बोलेंगे, यानी कि तम छा जा रहा है, यानी कि भाई पित्त और वात का कमजोरी तो है उसको, पित्त और वात की वजह से उनको कमजोरी आ रही है। और ये बोल रहे हैं वो अगर खट्टी चीज़ें खाता है, तीखी चीज़ें खा लेता है, तो ये पूरे सिम्टम एग्रीवेट हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। और पेशेंट बोलता है मुझे शीत खाने की, आइसक्रीम खाने की, ठंडे पानी पीने की मुझको मनोकामना हो जाती है। और उन्होंने एक चिकित्सा सूत्र बताया है कि इसमें आप अगर ऐसा पित्तावृत्त वायु है तो इसमें बताया है यापन अवस्थित, यानी कि पूरे बॉडी में शूल अगर है, पूरे बॉडी में दहा अगर है, भ्रम आ रहा है पेशेंट को। देखो भ्रम एक ऐसी केस थी, कम से कम अब हमारे इधर तालुका प्लेस पे उसकी भ्रम की चिकित्सा की। हाइपरटेंसिव था पेशेंट, इतना भी नहीं था, 150/100, 100 और 90 के बीच में ऐसा उसका फ्लक्चुएट हो रहा था। पर हाइपरटेंशन कम किया तब भी उसको वर्टाइगो परसिस्ट हो रहा है कंटिन्यू। उसके ब्रेन की जांच कराई, पूरी कराई, तब भी उसको जो भ्रम हो रहा है, चक्कर आके नीचे कर रहा है, ये कंटिन्यू हो ही रहा है। अभी इसको आप पित्तावृत्त वात मान के इसको यापन चिकित्सा, यापन बस्ती की दे सकते हो। अब मॉडर्न यहाँ पे थक गया था, भाई इसको करे तो करे क्या, इसको कंटिन्यू टैबलेट कितने दिन खिलाए, ठीक है नहीं? इसलिए फिर यहाँ पर आप अलग क्या सोच सकते हो कि भाई पित्तावृत्त वायु हो सकता है और इसको यापन बस्ती आप दे सकते हो। भ्रम है तो भाई यापन बस्ती आप दे सकते हो, क्योंकि धातु का इतना क्षय है, पित्त इतना बड़ा है, वात इतना बड़ा है कि धातु का क्षय होगा। पेशेंट दिखता है स्थूल तब भी वर्टाइगो आता है, उसी पेशेंट को भी आप यापन अवस्थी दे सकते हो। और उन्होंने विरेचन भी बोला है उसके अंदर। चलो ठीक है।
सुश्रुत का इसके अंदर लिख लीजिए। सुश्रुत जी बोल रहे पित्तावृत्तवात में मूर्छा आती है, दाह, संताप और मूर्छा। मूर्छा ये अलग सिम्टम सुश्रुत जी ने बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें चिकित्सा में तो ऐसा कुछ वाग्भट जी ने सेम टू सेम जो चरक के सिम्टम है सेम टू सेम बताए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कफावृत्तवात। शैत्य गौरवशूलानि कटुवाद्यु उपशयो अधिकम लंघन आयास रुक्षो उष्णकामिता च कफावृत्ते। मेन क्या बोल रहा है ये भाई, कटु रस से जिसको उपशय मिलता है उसको तुम बोलो भाई कफावृत्तवात। उपशय अधिकम बोल रहा है कि भाई कटु रस से मैक्सिमम उपशय उसको मिल जाता है। तिक्त रस भी नहीं यूज करना है यहाँ पर। सिम्टम क्या बोल रहा है वो कि भाई पूरे बॉडी में शैत्य लग जाएगा, उसको ठंड लगेगी, पूरे बॉडी भारी भारी हो जाएगी। और इसने शूल भी बताया है, अगर शूल अगर एसोसिएटेड है शैत्य और गौरता के साथ तो तुम कफावृत्तवात की चिकित्सा करो। अगर तुम्हारा दाह तृष्णा के साथ अगर शूल है तो भाई तुम पित्तावृत्तवात की चिकित्सा करो। शूल की भी चिकित्सा अच्छे से कर सकते हो। इसमें कफावृत्तवात में लंघन, आयास, यानी पेशेंट बोलता है कि मुझको एक्सरसाइज करने के बाद मेरा जो शरीर के अंदर का जो होता है, वो जो जड़ बना है वो कम हो जाता है, मेरे संधियों की पीड़ा कम हो जाती है। बहुत सारे जो पेशेंट बोलते हैं एक्सरसाइज करने से मेरे संधियों की पीड़ा कम हो जाती है। तो ऐसा आप कफावृत्तवात का लक्षण बोल सकते हैं कि भाई कपस इतना स्तंभ हो जा रहा है, कफ के कारण इतना स्तंभ हो जा रहा है कि उसके जॉइंट सुबह उठते ही पूरे जॉइंट की स्टिफनेस हो जा रही है, और वो एक्सरसाइज करना है तो कफ का आवरण निकल जा रहा है और उसको शूल में आराम मिल रहा है। लंघन आयास रुक्ष उष्ण कामिता, इसलिए अपन आलू का श्वेत बोलते हैं उसको, रुक्ष उष्ण कामिता। और रुक्ष उष्ण पदार्थ खाने पर भी उसको ज़्यादा कामना होती है, ऐसा उन्होंने बोला है। नीचे चक्रपाणी टीका में वही बोला है कि वात हर चिकित्सा से, इसमें कफशामक चिकित्सा से उपशय मिलता है, ऐसा ही आपका डायग्नोसिस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रक्तावृत्तवात पढ़ो। रक्तावृत्ते सहदाह अर्ति त्वकम मांसा अंतरजो भृशम भवेत सरागः श्वयतु जायन्ते मंडलानि च। देखो अब रक्तगत वात की एक बार रक्तावृत्तवात को देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, रक्त जब वायु जब रक्त से आवृत्त हो जाता है, यानी कि रक्त क्या दिखाएगा, सिम्टम दिखाएगा, यानी कि रक्त के अंदर भाई वात का आवरण हो चुका है, यानी कि रक्त ने वात का आवरण कर चुका है, तो क्या आएगा, सिम्टम दाह हो जाएगा, अर्थी। और त्वचा और मांस के अंतर उसको क्या हो जाएगी, पेन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बोल रहे त्वचा और मांस, अस्थि नहीं बोली उसने, पूरे बॉडी के अंदर नहीं बोला, स्पेसिफिक उसने सिम्टम बोला कि दाह कहाँ पर होगा, त्वचा और मांस के बीच में। पूरी लाइन एक ही है ना वो देखो श्लोक संस्कृत पढ़ने की भी एक शैली होती है, पूरी लाइन जो उसने एक ही इसमें दी है, दाह अर्थी त्वकमासा अंतर जो भृशम, भृशम का अर्थ क्या होता है भाई, खतरनाक पीड़ा। भृशम यानी भाई इसके आगे कुछ होता ही नहीं, ऐसा उन्होंने हायर लेवल का बोला है। क्या बोल रहे हो, उसके साथ साथ में क्या आएगा, भवेत सराग शवतु जायते मंडलानि च। इसको इंफ्लेमेटरी स्वेलिंग, सेलुलाइटिस से आप कंपेयर कर सकते हो कि, क्योंकि भाई कुछ तो भी रेडनेस आ रही है, इंफ्लेमेटरी साइंस आ रहे हैं, इसको आप रक्तावृत्तवात को एक ही जगह पे आप सर्वांगीण ना मान के एक ही अगर पे ऐसा शोध हो रहा है। देखो उन्होंने भवेत सराग शवतु, शवतु यानी शोध बोला है, उसके अंदर मंडल बन जाते हैं, लाल लाल मंडल बन जाते हैं, ऐसा रक्तावृत्त वात बोला है। अब रक्तगत वात की भी सिम्टम पढ़ लो, तो आपको रक्तावृत्त वात और रक्तगत वात में फर्क समझ में आएगा। रुजस तीव्रः ससंतापः वैवर्णः कृशता अरुचि गात्रे चा अरुंशी भुक्तस्य स्तंभस्य चा अश्रुगते अनिले। हाँ, अब ये थोड़े सार्वदेहिक लक्षण बता रहा है रक्तगतवात के, और ये रक्तावृत्तवात यानी कि स्थानिक लक्षण दिख रहा है अपने को, लेकिन ये आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा एक बार हिंदी में एक बार पढ़ लो उसको, क्या बोल रहा है वो, रक्त जब प्रकुपित वात रक्त में स्थित होता है तब शरीर में संताप या जलन, तीव्र पीड़ा, त्वचा में विकृत वर्ण की उत्पत्ति, कृशता, भोजन में अरुचि होती है, शरीर में छोटी फुंसियाँ निकल आती है तथा भोजन के बाद गात्रस्तंभ होता है। भोजन के बाद गात्रस्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है, भोजन के बाद गात्रस्तंभता होना। भुक्तस्य स्तंभ भी बोला ना, हाँ भुक्तस्य स्तंभ यानी वही। ये पीजी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लेते भाई, भुक्तस्य स्तंभ ये किसका लक्षण है,
रक्तगतवात का है या रक्तावृत्तवात का है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि पित्तावृत्तवात का है या अन्नावृत्तवात का है। अन्नावृत्त ऑप्शन ही देंगे तुमको, अन्नावृत्तवात है या आमाशयगतवात है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। उसमें स्पेसिफिकली बोला है कि रक्तगतवात में, नॉट रक्त अवृत्तवात। तो रक्तावृत्तवात अगर आप देखोगे तो शोध बता रहा है वो एक स्पेसिफिक कौन सी भी जगह के अंदर रक्त का आवरण हो जा रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो कि भाई पैर के स्किन के अंदर रक्त का आवरण हो गया और उसको इम्प्लेमेशन आ गया, इम्प्लेमेंटरी साइन आ गए, किसने मार दिया, किसने कुछ लकड़ी मार दी, तो एक इम्प्लेमेंटरी साइंस आते हैं कि वो आ गया, इसको आप बोल सकते हो। जैसे स्थानिक स्वेलिंग की वजह से, इम्प्लेमेंटरी स्वेलिंग से आप कंपेयर कर सकते हो रक्तावृत्तवात को, मंडल मंडल बन जाते हैं। इसमें चिकित्सा आर्टिकुलेरिया जैसी प्रेजेंटेशन नहीं बहुत सी है। क्या क्या रक्तगतवात की आर्टिकुलेरिया जैसी प्रेजेंटेशन, हाँ हो सकते हैं, आर्टिकुलेरिया जैसे सर्व सर्व शरीरगत करके। चलो आगे चलो बढ़ते हैं। तो इसमें रक्तावृत्तवाद में उसने चिकित्सा क्या बोली है, एक सुश्रुत का इसमें लिख लो। रक्तावृत्तवाद में सुश्रुत जी बोल रहे हैं, सुचिर भीव निस्तोदम स्पर्श द्वेष प्रसुप्तता, यानी कि टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन आ रहा है और कोई भी उसको स्पर्श ना कर पाए, यानी कि टेंडरनेस इतनी होती है कि वो कोई भी शोध के अंदर पेशेंट हाथ नहीं लगाने देते। वागभट जी सेम टू सेम बोल रहे हैं, टोकोवर्मास चरक जी जैसा ही बोल रहे हैं। रक्तावृत्तवात की चिकित्सा बोली कि वात रक्त की जैसे करो, और रक्तगतवात की पढ़ाई पर चिकित्सा क्या दी है। रक्तगतवात की चिकित्सा, रक्तगतवात में बोला है शीत प्रदेह, विरेचन और रक्तमोक्षण। रक्तगतवात की चिकित्सा थोड़ी सी अलग वाली है, और ये रक्तावृत्तवात की चिकित्सा वात रक्त की बोली, क्योंकि वात रक्त पूरा आवरण का ही आता है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि ये जो वात रक्त है वो पूरा आवरण भरा हुआ है, यानी कि रक्त का आवरण हो चुका है, ऐसा आप समझ सकते हो। वात रक्त का सबसे बड़ा उपद्रव क्या है जो तुम्हें याद है। वात रक्त कभी नहीं भूलना, अपन सबसे भूल जाते। अष्टांग ने ज्वर चिकित्सा चालू की और एंड की वात रक्त से। वात रक्त के आगे कुछ नहीं लिखा उसने चिकित्सा स्थान में, क्या है सबसे बड़ा उपद्रव, चरक के अर्बुद लिखा उसने। अगर वात रक्त की चिकित्सा अच्छी नहीं करोगे तो अर्बुद हो जाए। अब चरक जी ने क्या किया, अर्बुद अलग से नहीं बताया, सुश्रुत जी ने ग्रंथि अर्बुद अलग अलग से ये बताइए। चरक जी ने बोला कि भाई मेरे जिस व्याधि के उपद्रव हो रहे उस व्याधि की तुम चिकित्सा करोगे तो उपद्रव कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके हिसाब से, इस चिकित्सा सिद्धांत के हिसाब से आप अगर वात रक्त का उपद्रव अर्बुद है तो अर्बुद की चिकित्सा किस प्रकार करें, वात रक्त, यानी कि वात रक्त की तुम चिकित्सा करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, अर्बुद भी ठीक हो सकता है। लेकिन एक ही उपद्रव 2-3 व्याधि में मिल सकते हैं ना, मिल सकते हैं, पर आप एक सोच सकते हो, अर्बुद को आप पकड़ सकते हो उसको। एक आप हिस्सर्प चिकित्सा में अग्निविसर्प बोला है, वो मैलिग्नेंसी के हिसाब से आप पकड़ सकते हो। मैलिग्नेंट कैसा पूरे शरीर में जल्दी फैल जाता है, फास्ट ग्रोथ होती है कि नहीं उसकी, जैसे अग्निविसर्प भी होती है। ग्रंथि विसर्प भी उसने बोला, ग्रंथियाँ बन जाती है, तो उसके से भी आप कंपेयर कर सकते हो। एक उदर को भी आप एब्डोमिनल के पूरे कैंसर के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर तो बहुत कर सकते हो, पर मैं ये आपको बुद्धि दे रहा हूँ कि कैसी चिकित्सा आपको करनी है। कि भाई वात रक्त को उपद्रव अर्बुद है, चरक जी ने बताया स्पेसिफिकली, चरक जी ने ही बताया है और किसने नहीं बताया। तो आप अर्बुद की चिकित्सा किस प्रकार करें, वात रक्त, क्योंकि रक्त ही तो मेन है, रक्त ब्लड ही तो मेन है, ब्लड ही तो मेन ट्रांसफर करता है तुम्हारे कैंसर को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन। एक लिम्फेटिक है, ब्लड ब्राउन का सबसे ज्यादा होता है ना, ब्लड का ट्रांसफर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने वात रक्त का भाई तुम रक्त को जीत लो। इन्होंने सुश्रुत जी को इतना पसंद आया कि रक्त की, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया भाई रक्त चतुर्थ जो, जैसे मानो, पर बोला नहीं उन्होंने कि हे भाई, पर उन्होंने बोलना है कि मानो कर। रक्तगतवात की अलग चिकित्सा बोला, ये रक्तावृत्तवात की अलग से चिकित्सा होती। ऐसा भी हो सकता था कि भाई रक्तावृत्तवात और वात रक्त एक ही है करके वादी में ही पूरी चिकित्सा बता देते, पर वात रक्त चिकित्सा अलग से क्यों बताए, क्योंकि वो आवृत्त की संकल्पना, वात रक्त की संकल्पना ही अलग है। रक्तगतवात अलग से बताया, रक्तावृत्तवात अलग से बताया, और वात रक्त भी अलग से बताया। क्यों भाई 3-3 श्लोक क्यों वेस्ट किए, कुछ तो होगा उनमें, कुछ तो संप्राप्ति अलग होगी।
अष्टांग ने भी किया, सुश्रुत ने भी किया, सबने कर दिया, क्यों? उसके आंसर अपन देखेंगे। चलो समझ गए? रक्तगतवात को अलग सिम्टम, रक्तावृत्तवात के अलग सिम्टम, चिकित्सा भी अलग, तुमको अलग अलग करनी। चलो पढ़ते मास आवृत्त वायु। कठिनाश्च विवर्णाश्च पीडकाः श्वेतुस्तथा हर्षः पिपीलिकानां च संचार इव मांसगे। पढ़ो बोल रहे हो। जब वात मांस से आवृत्त होता है तो कठिन एवं विवर्ण पीड़काएं निकल आती है, शोथ होता है, झिंझिनी होती है, शरीर में चींटी रेंगने जैसे प्रतीत होता है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हर्ष पिपीलिका नाम च संचार इव मासके, यानी कि कोई बोलता है ना मेरे हाथ में से चींटियां चल रही है, तो वो सिम्टम क्या है भाई? मास आवृत्तवात का लक्षण है कि नहीं? ये इम्पोर्टेंट है कि भाई तुम यहाँ पर मास आवृत्तवात की चिकित्सा कर रहे हैं। जो उन्होंने क्या बोली है, स्वेदन करो, अभ्यंग करो, मासरस बोला इन्होंने। इम्पोर्टेंट भाई तुम इधर मासरस दो, शीर बोला है और स्नेह बोला है। मासरस तुमको यूज ही करना है जब हर्ष पिपलिका नाम हो, टिंगलिंग नमने सेंसेशन हो। इसमें और एक ट्रीटमेंट हो सकती है, जैसे मॉडर्न में टिंगलिंग नमनेस के लिए हम विटामिन B12 की जांच करवाते हैं, जांच। और आचार्य ने मानसरस बोला है, मासरस। तो मानसरस विटामिन B12 का मेजर सोर्स मानसरस से ही आता है। मासरस से आता है। इसलिए आप तो हम मानसरस से विटामिन B12 की वृद्धि अगर कोरिलेट करें तो आयुर्वेद और मॉडर्न। और उन्होंने ये तो संप्राप्ति बोल दी, और एक ऊपर के अलग लक्षण बताए उन्होंने, कठिन विवर्ण पीड़का शौतुस्तता। अब ऐसे कौन सा कठिन है पीड़का, पर उसमें कलर का भी डिस्कलरेशन हो रहा है, ऐसे कौन सी पीड़का पर कठिन है वैसा? शौत शूल नहीं बताया उसने, ऐसा कौन सा है बता? तुम हर रोज देखते हो वार्ड्स को, तुम कंपेयर कर सकते हो कि वार्ड्स कैसे दिखने में भाई बच्चे होते हैं, और कठिन होते हैं, जल्दी निकलते भी नहीं, इसलिए आप मासावृत्तवात को ऐसा पकड़ सकते हैं। वार्ड से आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि नीचे जो आइपोमा की सिम्टम नीचे बता रहा हूँ, मेदावृत्त चल है भाई, स्निग्ध है, मृदु है, शीत है, शोप है, वो मेदावृत्त में आता है। अगर आप लाइपोमा के आप बोलोगे क्यों इधर क्यों नहीं आएगा भाई लाइपोमा, तो उसको आप नीचे से पकड़ सकते हो मेदावृत्त से। जी मासगत वात की भी लक्षण पढ़ लो, यानी कंफ्यूज नहीं होगी बच्चे। गुरु अंग तुद्यते अत्यर्थ दंडम उष्टिहतम तथा सरुक श्रमितम अत्यर्थ मांस मेदो गते अनिले। मांस और मेद को सेम बोला है उसने साथ में। हाँ क्या बोला, सिम्टम पढ़ लो हिंदी में। मांस तथा मेदो धातु में विकृत वात के रहने पर शरीर में भारीपन, अंगों में सुई चुभाने जैसी व्यथा एवं डंडे या मुट्ठी से बांधकर मारने जैसी पीड़ा होती है। शरीर पीड़ा युक्त तथा थका सा हो महसूस होता है। हाँ यानी कि इसमें सार्वदेहिक इन्होंने एक सिम्टम बोला है उन्होंने कि भाई पूरे बॉडी में आ जाएगी गौरवता, कोई तो भी मुझको हल्के हल्के मुट्ठियों से मार रहा है, ऐसे पेन हो जाएगा, पेन के सिम्टम। हाँ थ्रोबिंग पेन, ऐसे पूरे बॉडी के अंदर अपन बोल देते ना, पूरे मसल अकड़ गए हैं मेरे, दर्द हो रहा है मुझे, वैसा आप बोल सकते हैं। वैसा मासगतवात पूरा मासगतवात की चिकित्सा क्या बोली उन्होंने, देखो मासगतवात की चिकित्सा। मासगतवात में हाँ देखो, मास मेदोगत में देखो इन्होंने विरेचन बोला, निरूह और शमन चिकित्सा भी, जबकि मासावृत्तवात की अलग चिकित्सा है, मास मेदोगतवात की चिकित्सा उन्होंने अलग से दी। ठीक है, यानी कि पूरे बॉडी के अंदर गौरवता जी है, मास और मेदोगत अंदर वाद गया है, पूरी बॉडी अगर भारी हो गई है, इस रुक्षता युक्त संप्राप्ति होता आप उसको शमन चिकित्सा, निरूह और विरेचन दे सकते हो, दोषों का ज़्यादा संचय है। और मासावृत्त वायु में आपको तो सीधे स्नेह, स्वेदन, अभ्यंग, मासरस और शीर का पान भी बोला है, शीर और स्नेह का। चलो आगे चलते हैं, मेदावृत्तवात के लक्षण। चलह स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो अंगे अरुचिस्ततः आढ्यवात इति ज्ञेय सकृच्छो मेधसा आवृत्त। क्या बोल रहे हो कि भाई जब वात मेद से आवृत्त होता है तो अंगों में चिकना, मृदु एवं शीत स्पर्श वाला तथा चलायमान शोथ होता है और भोजन में अरुचि होती है। इस मेद से आवृत्तवात को आयुर्वेद में आढ्यवात की संज्ञा दी गई है। यह कष्टसाध्य रोग है। कष्टसाध्य रोग, आढ्यवात, अब कोई उसको वातरक्त भी बोलता है ना, आढ्यवात को अलग अलग नाम से बोला है ना। चरक ने वातरक्त को आढ्यवात बोला है। शायद सुश्रुत किसको बोलते हैं,
दशरथ जी ने अलग से बताया शायद अड्डेवाद। उरुस्तंभ, हाँ उरुस्तंभ, वही तो सुश्रुत और वाग्भट ने उरुस्तंभ को बोला है। लिख लो, ये चरक बोलते हैं, अड्डेवाद बोले तो वात रक्त, और सुश्रुत और वाग्भट जी बोलते हैं उरुस्तंभ। उरुस्तंभ को भूल जाती है। किसी भी प्रकार का स्तंभ हो तो चिकित्सा क्या करोगे, किसकी चिकित्सा करोगे? उरुस्तंभ, उरुस्तंभ। खत्म, नाम में ही स्तंभ। बात ही खत्म हो गई। उरुस्तंभ नाम से एक अलग अध्याय लिख दिया भाई ने। क्यों लिखा भाई? जरूरत हो, स्तंभ की चिकित्सा करनी है तो ऐसे लो। उसके अंदर अष्टकटवर तेल आए हैं। उरुस्तंभ क्या? कटवर बोले तो तक्र, तक्र, 8 भाग उसमें भी तक्र डाला। तक्र और रक्षण उस करता है। अष्टकटवर तेल की फलश्रुति में उरुस्तंभ और गुरुद्र से लिखा है। भाई तुम वात व्याधि में के अंदर गुरुद्रसी की संप्राप्ति में तुम वो दे सकते हो अष्टकटवर, और बहुत अच्छा इफेक्ट भी होता है। जब आपको रुक्षण करना है तेल के, जब स्तंभ हो जाता है, जकड़ा हटो, तो तुम्हें अष्टकटवर तेल के ऊपर हमने कल ही पढ़ा था कि सर ने बताया कि सौरवचल लवण सारे बंधन को तोड़ देता है, और अष्टकटवर में शायद सौरवचल है। तो है। हाँ, बस हाँ हाँ बोलो बोलो। ये वातरक में एक जगह पर इन्होंने ये बताया कि आवृतवात में ब्रह्मण चिकित्सा का निर्देश है। कुपिता मतलब जब मेद से वायु का आवरण हो तो ये ब्रह्मण बता रहे हैं। हाँ ना, उसमें आएंगे ना, मेद आवृत्त वायु की चिकित्सा में आएंगे ना। अभी चालू ही नहीं की, वो मास की थी ना ऊपर की, आएंगे ना, उधर भी आएंगे। नहीं, चलो देखते हैं। अष्टकटवर तेल आप रुक्षण के लिए आपको देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे अपन? अड्डेवाद पे आए थे। अड्डेवाद यानी कि तुम उरुस्तंभ से भी मान सकते हो, चरक जी बोल रहे थे भाई वात रक्त से भी आप मान सकते हो, और वो कृच्छ साध्य होता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। यानी कि आप स्तंभ से ऐसा जान सकते हो, उरुस्तंभ से ऐसा जान सकते हो ये मेद से आवृत्त है। जबकि बोला है ना, मेद बहुत डीपली सीटेड हो जाता है, कब इतना चिकनाहट हो जाता है, मेद से आवृत्त हो जाता है, डीपली हो जाता है, इसलिए भाई उरुस्तंभ हो जाता है। ऐसे संप्राप्ति बोली ना उसकी, इसलिए उन्होंने बोला भाई मेद आवृत्त का आप अड्डेवाद के हिसाब से भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसे देखने पे तो हमें मांस की भी दृष्टि लगती है मांस की भी स्तंभ दृष्टि में। हो सकती है, मांस की भी दृष्टि हो सकती अस्थि। है। चलो हाँ, इसकी चिकित्सा पढ़ लो ना, मेदावृत्ति की चिकित्सा पढ़ लो। क्या है मेदावृत्तवात में? बृहन चिकित्सा करनी है क्या? मांस जैसी ही करनी है, विरेचन, निरुअवस्थी, शमन। आवृत्तवात की नहीं, वो मेदावृत्त वायु की चिकित्सा। हाँ रुको, मेरे पास ही ये प्रमेह की चिकित्सा और वात मेदोग्न चिकित्सा बोली है इन्होंने, चरक जी ने और तो ये वातरक में श्लोक नंबर 156। चरक जी की क्या? हाँ, चरक का वात रक्त 156। हाँ क्या बोल रहे भाई? कुपितो मार्ग संरोधो मेदस वा कफस्य वा अतिवृद्धा नीले न आदो शस्तम स्नेहन गृहणम। मेद या कफ के अधिक बढ़ जाने पर जब वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वायु अधिक कुपित हो जाती है, ऐसी स्थिति में पहले स्नेहन करे और बृहन चिकित्सा करना उत्तम नहीं होता, बोला है ना, न आदो बोला है ना। वो स्नेहन न हलनता आएगा और हाँ, न आदो, हाँ, न आदो, न आदो है ना, ना आदो शस्तम। पहले ये नहीं करना है। हाँ, न आदो शस्तम स्नेहनम ग्रहणम। यानी कि जब भाई कपोर मेद से जब तुम्हारा अवरुद्ध है कौन? वात, तब भाई स्नेहन स्वेदन करना पहले ठीक नहीं होता, तुम्हें रुक्षण ही करना है। समझ गए क्या कंफ्यूजन? न आदो है वो, हाँ बस। कंफ्यूज नहीं होना उसमें। वात कितना भी बड़ा हो, अगर वो कफ और मेद से अवरुद्ध हो तो भाई तुमको हाँ इसका ये पूछ लेते, इसका रेफरेंस पूछ लेते, चरक चिकित्सा 29। इसको अवरुद्ध है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वात व्याधि में जाओगे, क्योंकि वो अवरुद्ध का वर्णन तो उधर ही किया हुआ है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना उसको। इसमें पूरे उपस्तंभ वात के लक्षण जैसे लग रहे हैं, तो रुक्षण चिकित्सा ही पहले आएगी। रुक्षण चिकित्सा ही करना।
गुलकल्प दे सकते हैं हम इसे। जैसे अर्क जी ने बोला है मेदावृत्त वायु में क्या चिकित्सा करनी है, प्रमेह की और प्रमेह। वात मेदोग्न, वात और मेदोग्न चिकित्सा, ये लिख लो चिकित्सा सिद्धांत, आगे है उसकी, फिर से जाएंगे पर एक एक शब्द में लिख लो कि इसमें प्रमेहग्न चिकित्सा की, और प्रमेह में मैक्सिमम टाइम्स आप वृक्ष नहीं करते और सीधे सीधे बोला कि वात और मेद की चिकित्सा करनी चाहिए, और तुमने जो श्लोक पढ़ा उसमें बोला न आदो शस्ता, यानी कि नहीं करनी चाहिए। और मेदोगत अगर वायु है तो उधर पिछले मेदगत वायु में भाई विरेचन निरोध शमन चिकित्सा करनी चाहिए, एक जैसे ही बोला उन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पर्शम अस्थान आवृत्ते तुष्णम पीडनम च अभिनंदति संभज्यते सीदति च सूचि भीरव तुद्यते। पढ़ो। जब वायु अस्थि से आवृत्त होती है तो गर्म स्पर्श और देह का दबाया जाना अच्छा लगता है, देह टूटती है, अंगों में थकावट होती है और सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है। हाँ इम्पोर्टेंट है, अपन बोलते हैं ना कोई तो मेरे पैर दबा दो, हाथ दबा दो, ये पीठ दबा दो, अस्थि आवृत्तवात हमें सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पेशेंट मिलता घर है। में ही दिखते हैं। हाँ, सबसे हमारे ज्यादा। दादाजी बोल रहे कि पैर रुख पे पैर दे दो, पैर दबा दो, पैर दबा दो मेरे, हाथ दबा दो, पीठ दबा दो, ये सब कुछ क्या है अस्थि आवृत्तवात की चिकित्सा। अस्थि आवृत्तवात के क्या दिए हैं, लक्षण दिए हुए हैं। एक बार अस्थिगतवात के लक्षण पढ़ लो। अस्थिगतवात में क्या दिया है? अस्थिगतवाद में बहुत बड़ा वस्ती देना उसमें अस्थिगत व्याधि में ऐसे बताया। ये भेदो अस्थिमज्जा- हाँ। भेदो अस्ति पर्वनाम संधिशूल मांस बलशयम अस्वप्नम सतताम रुकम च मज्जा अस्थि Continue कुपिते अनिले। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, वे अस्थि मज्जा का जब तो प्रकोपित हाँ। वात मज्जा या अस्थि में स्थित होता है तब हड्डियों एवं अस्थि संधियों में टूटने जैसी पीड़ा होती है। संधिशूल मांस एवं बल का क्षय, अनिद्रा और लगातार शरीर में पीड़ा का बने रहना, मतलब कंटिन्यूअस पेन। हाँ ये सार्वदेहिक लक्षण मिल रहे हैं इसके। एक थोड़ा सा स्थानिक भी बताया उन्होंने, सार्वदेहिक भी हो सकते हैं। संधि सर्वांगवात में डीडी बन सकता है इसमें। मल्टीपल जॉइंट पेन में इसको आप अस्थि मज्जागत वात पकड़ सकते हो। भेदो अस्थि परवानाम संधि शूलम च मास बल क्षय, इंपॉर्टेंट बोला है भाई। अस्थि और मज्जा के अंदर इतना प्रकोपित वात हो गया, इतना अधिक वृक्षादि गुण बढ़ गए कि मास का बल क्षय हो गया, और भाई नींद ही नहीं आ रही, कंटिन्यूस पेन है। इसको आप, ये गंभीर व्याधि अस्थिगत वात। और आवृत्त क्या है, आवृत्त में सीधे सीधे बोलते हैं कि एक स्थानिक होगा भाई, कि भाई अरम उष्ण स्पर्श उसको अच्छा लगता है, कि भाई तुम सिकाई कर दो, हाथ से पैर दबा दो। अस्थि आवृत्तवाद ज़्यादा दिखता है। अस्थि आवृत्तवाद में, अस्थिगतवाद में चिकित्सा क्या बोली फिर उन्होंने? वस्ती अस्थिगतवाद में चिकित्सा बोली उन्होंने, अस्थि मज्जागतवाद वात वही बाह्याभ्यंतर स्नेह। बाह्याभ्यंतर स्नेह वातनाशक गुरुत्व होता है। देखो क्या बोला उन्होंने, बाह्य अभ्यंतर स्नेह। और अस्थि आवृत्तवाद में क्या बोला उसने, महास्नेह देने का बोला। वही बाह्य अभ्यंतर स्नेह, आप महास्नेह इधर उधर से दे सकते हो दोनों। अस्थि और शायद उसने अस्थि मज्जागतवाद और अस्थि मज्जावृत्तवाद की चिकित्सा एक ही बताई है। ये वृक्षता बढ़ ही रही है तुमको, अस्थि हो और दोनों मज्जा में, उसको महास्नेह ही जीतेगा। तुम सिर्फ तेल की मालिश करो कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ घृतपान करो कुछ नहीं होगा, तुम्हें घृत तेल वसा मज्जा देनी ही दे। वसा का अगर तुम इंडिकेशन देखोगे, याद है वसा का इंडिकेशन क्या बोला, क्या बोला ने वसा का इंडिकेशन? वसा और मज्जा का उन्होंने इंडिकेशन, जो व्यायाम ज्यादा करते जो हैं, जिसके अस्थि संधि में महारुजा है, महारुजा, इट्स नॉट रुजा, इट्स अ महारुजा। जब भाई महारुजा भयानक पेन है उसके अस्थि संधि स्नायुओं में, सिरा में भी बोला उसने, तब क्या देना है तुमको? मांस ने ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वसा। वैसे- चर्बी खिलानी है, चर्बी। मज्जा वैसे भी स्नेह गुणात्मक है, हम उसे वसात खिलाकर उसका स्नेह गुण बढ़ा रहे हैं, मतलब मज्जा का पोषण कर रहे हैं मज्जा सीधे का सीधे। पोषण कर रहे। इसलिए भाई तुम्हें क्या क्या पिलानी है तुम्हें उधर? वर्षा वसा देनी ही देनी है, इम्पोर्टेंट है। कौन से अध्याय में दिया? स्नेह अध्याय में दिया है ना, चरक सूत्र 13। चरक सूत्र 13 में दिया। देख लो उसको एक बार, मैंने बहुत बार बताया, एक बार फिर से। ऐसे ही तो संहिता याद होती है, फिर से इधर उधर से हमेशा देखा करो। जब भी मैं बोलूँ ना वो चैप्टर खोल के देखा करो। देखा दिखा उसमें कोष्ठगत महारुजा, अस्थि संधि स्नेरा स्नायु मर्म में भी बोल रहा है।
मर्म कोष्ठ महारुचा मर्माघात चिकित्सा। वातातप संशुष्क रेतुरुधिरा निष्पीत कप मेधसा, पूरा बोला। सुश्रुत जी ने भी महारुजा ही बोली। अग्निदग्ध में भी बोला है। वही तुम्हें, हाँ, महाअग्नि मारुत प्राण दे सकते हो। वाग्भट जी उसको भ्रष्ट योनि में भी बोल रहे, यानी कि योनि का प्रोलैप्स, वजनर प्रोलैप्स में भी तुम उसको दे सकते हो। कुष्ठ महारुचा तो क्या मूषक तेल हम उसी को लोकल एप्लीकेशन हाँ। मतलब मूषक की वसाई तो निकाल रहे हैं वसा ही तो मूषक निकाल- तेल में। पूरा मज्जा भी तो निकालते हैं। इसलिए आपको भाई वसा पिलानी है अस्थि मज्जा वृत्तवात में। कितना भी तेल लगाओ तुम, कुछ नहीं होगा। एक तेल की पावर, घृत की पावर, वसा और मज्जा की पावर अलग ही होती है। अब आप बोलोगे कहाँ से लाएंगे मसा, कहाँ से लाओगे वसा, बताओ कहाँ से लाओगे। वराव शायद एक कोई तो भी कंपनी अजाघृत बनाती है। देखो पर कौन सी कंपनी बनाती है। एक वैद्य ने बोला था कि अजाघृत बनाती है। अजा का मासरस का घृत मिलता है शायद मार्केट में। तो वो अब आप जब भी यापन बस्ती देते हो तो वो घृत 2-3 चम्मच डाल दीजिए। उसमें वसा भी इंक्लूड हो गई, मासरस भी होगा इंक्लूड, घृत है तो घृत भी होगा। बस तेल डाल दो तुम, ये हो गया महास्नेह। शायद महास्नेह की कैप्सूल भी आती है। देखो बरेगा, महास्नेह की कैप्सूल आती है, कुष्ठ भी आती है, पर अजागृत का नहीं। तो एक मुझे पता है, मैंने प्रैक्टिकल यूज किया है, एक कैप्सूल ये आती है, कैप्सूल महाराज प्रसारणी तेल, कैप्सूल महाराज प्रसारणी तेल, उसमें होती है हाँ, उसमें कैप्सूल में आता है। कैप्सूल महाराज प्रसारणी तेल में अजामासरस उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है, जो कि अपन यूज करते हैं अजामासरस। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये हो गया अस्थि मज्जा वृत्तवात। आगे है अस्थिवृत्तवात हो गया। अब है मज्जावृत्तवात। मज्जावृत्तवात में बोल रहा है विनाम स्यात् जृंबनम परिवेष्टनम शूलम तो पिड्डमान च पानी नाम लभते सुखम। यानी क्या बोल रहे, जब वायु मज्जा से आवृत्त हो जाती है तो आपकी जो बॉडी है थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, विनाम हो जाती है, रोगी जुरुम्बा ज़्यादा आएगी, उसको शरीर में ऐठन जैसी पीड़ा हो जाएगी। परिएष्टन, ऐठन जैसी पीड़ा हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है। सूची की वेदना अलग से है क्या नहीं, मुष्टि से प्रहार करना अलग से, हर्ष पिपीलिका नाम अलग से। तो पेशेंट से पूछा करो किस टाइप की वेदना होती है तुम। शूलम तो पिड्डमाने पानी नाम लभतेम सुखम। क्या बोल रहा है, पानी ब्याम लभते सुखम। हाँ, पानी ब्याम, हाथ से रोगी के शरीर को दबाने से, यानी कि ऐसे मारने से, दबाने से पेशेंट को क्या मिलता है। सुनम तु पीड़े मानन से पानी भ्याम, मतलब किससे पीड़ा दबाना, हाथों से दबाना। हाथों से दबाने से उसको लभते सुखम। हाँ, अच्छा लगता है उसको। हाँ, मतलब ये पानी भ्याम से छे। हाँ, ठीक है। इसे पीड़े मान किसे हाँ, पीड़े करना, यानी कि हाथ से दबाना, पैर दबाने से, वैसा हाथ से हाथ दबाने से उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उसके अंदर भी चिकित्सा क्या करनी है। तो अब मज्जावृत्त वायु है तो महास्नेह दे, बाह्य अभ्यंतर दोनों स्नेह आप दे सकते हो। मज्जागत वायु के और मज्जा ये अस्थि मज्जागत वायु के लक्षण एक ही बताए थे, वो पढ़ लिया अपन ने। आगे बता रहे शुक्रावृत्त वायु, शुक्र वेगो अतिवेगो, शुक्र अवेगो। जब शुक्र से वायु आवृत्त हो जाती है तो वेग ही नहीं आते उसके, और अतिवेग नहीं तो अतिवेग आ जाते हैं, यानी कि जल्दी से निकल जाता है। प्रवृत्ति एक तो होती ही नहीं तो जल्दी वेग से पूरी प्रवृत्ति हो जाती है, या उसका निष्फलत्व हो जाता है, यानी कि जो उसका फल मिलना चाहिए गर्भोत्पत्ति करना, वो कुछ मिलता नहीं। भोक्ते कोक्ष बस हो गया, इतना ही है शुक्र के का। और इसने बोला है अगर आप शुक्रावृत्त वायु की चिकित्सा कर रहे हो तो आपको करना है विरेचन करना है और शुक्रवर्तक चिकित्सा करनी है, ऐसे उन्होंने बोला है। शतावरी अश्वगंधा चूर्ण, हाँ, वो तो आप कर ही सकते हो कि भाई देख लो एक बार शुक्र का क्षय है या शुक्र का अवरोध है क्या। शुक्र का वेग का सही अवरोध भी बताता है। कर रहा हो सकता है पेशेंट। शुक्र का वेग पेशेंट अवरोध, आके बोलता है कि सर मेरी धात जा रही है। हाँ वही तो। आज भी आया था एक पेशेंट। हाँ, आते हैं अभी तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं वैसे।
चलो आगे क्या बोल रहे, अन्नावृत्त वायु। अन्नावृत्त वायु की भी बहुत अच्छे सिम्टम बताए उन्होंने। भुक्ति कुक्षच रुग जीर्णम साम्यत्य आवृत्त अनिल। वायु जब अन्न से आवृत्त हो जाती है तब भोजन करने के पश्चात उदर में तीव्र पीड़ा हो जाती है। भोजन करते ही पेशेंट भाई बोलेगा कि भाई मुझको सिवियर एब्डोमेन पेन हो रहा है, और बोल रहा है भोजन पच जाने के बाद पीड़ा शांत हो जाती है। इसके अंदर आपको इमीडिएटली क्या करवाना है, वमन करवाना है और दीपन पाचन चिकित्सा, यानी कि 1-2 दिन तक लंगर दो भाई साहब, वमन करवाओ, ऐसे उन्होंने चिकित्सा बोली। आगे बोलते हैं, आवृत्तवाद को खत्म करते हैं। मूत्रावृत्त वायु के लक्षण में बोल रहे हैं। मूत्र अप्रवृत्ति, मूत्र अप्रवृत्ति अध्वानम वस्तु मूत्रावृत्ति अनिल। जब वायु मूत्र से आवृत्त हो जाता है तो मूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात मूत्र स्त्राव नहीं होता और बस्ते में आधमान फूल जाती है बस्ती, ऐसा उन्होंने बोला है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पर मूत्रकुच्च के ऊपर ले सकते हो, मूत्राघात के ऊपर ले सकते हो, मूत्र से आवृत्त वायु ले सकते हो, प्रमेह के ऊपर भी आप रख सकते हो कि क्या है भाई इसमें अलग अलग सिम्टम क्या क्या आते हैं, ठीक है। मूत्रकुच्च के अंदर इसको अच्छे से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते, ये आगे वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, पुरुष आवृत्त वायु। मूत्रावृत्त वायु में भी उन्होंने बोले कि मूत्र चिकित्सा स्वेदन और उत्तर बस्ती किया करो। करेक्टिव उत्तर बस्ती, अब मूत्र पूरा एक्यूमुलेट हुआ है तुम्हारे बस्ती के अंदर, क्या करोगे, निकालनी है क्या, तो आप उत्तर बस्ती देखिए निकाल सकते हैं। आगे बोल रहे पुरुष से आवृत्त वायु का लक्षण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में भी वर्णन किया उन्होंने। वर्चसो अति विबंधो अद स्वे स्थाने परिवृत्तन्ति प्रजत्याशु जरा स्नेहं भुक्तिच्च अनाहति नरे चिरात पीड़ित अन्नेन दुःखं शुष्कं सकृत सृजेत श्रोणिवंशनेषु पृष्ठेषु रुगविलोमं मारुतम अस्वस्थ हृदयं चेव वर्चसत् आवृत्ते अनिलम। क्या बोल रहा है, जब वायु मल से आवृत्त हो जाता है तो मल के अधोभाग में अधिक विबंध युक्त कोष्ठबद्धता हो जाती है, मल का अवरोध हो जाता है, मलाशय में ऐसे केंची काटने जैसी पीड़ा होने लगती है। और ये इम्पोर्टेंट है कि भोजन में खाए गए स्नेह शीघ्रता से पचन हो जाते हैं, यानी कि आपने किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन निकलने के लिए, विबंध निकलने के आपने दिया सुकुमार घृत जिसके अंदर एरंड तेल है। पेशेंट बोल रहा है मैंने घृतपान तो किया पर जब मेरा पच गया 3-4 घंटे बाद तो मेरा पेट फूल गया, ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी खाया मैंने, जो भी स्नेह लिया वो शीघ्रता से पचन हो जाता है और भोजन के पश्चात आना हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारे पुरुष के अंदर इतना वायु का रुक्षता बढ़ गई है कि भाई 1 चम्मच स्नेह से कुछ नहीं होगा, 2 चम्मच स्नेह से कुछ नहीं होता उसके अंदर, ऐसा उन्होंने बोला है, और आना हो जाता है। और अन्न से पीड़ित रोगी अधिक काल के पश्चात कष्टता पूर्वक सूखे मल का त्याग करता है। उन्होंने वही बोला कि चिरात पीड़ित अन्नेन दुःखम शुष्कम सृजेत, ऐसा बोला है कि कष्टता पूर्वक वो कठिन मल का त्याग करता है। और आगे आगे बोला कि उसकी श्रोणी में, वंशन में और पीठ में भी उसको दर्द हो जाता है और वायु की विलोम गति हो जाती है। इस प्रकार मल से अवरुद्ध होने पर ये भी बोलते हैं कि हृदय में अस्वस्थता। बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं होता, मुझे हैप्पीनेस नहीं लगती, उत्साह नहीं आता, जो आलस्य है वो आलस्य जाता नहीं, ऐसा लगता है कि भाई मैं अपसेट हूँ, पेट अपसेट है तो भाई उसका मन भी अपसेट लगता है। अस्वस्थ हृदय, ये पीजी में भी पूछ लेते हैं, अस्वस्थ हृदय ये हृदय आवृत्त वायु के लक्षण या आमाशय आवृत्त वायु के लक्षण या पुरुष आवृत्त वायु के लक्षण। हाँ, ये तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट करो भाई, अस्वस्थ हृदय। और ये भी करो चिरात, पीजी का क्वेश्चन है ना, हाँ पीजी का क्वेश्चन है, अस्वस्थ हृदय ये किसका लक्षण है, किस आवृत्त वायु का लक्षण है। पुरुष आवृत्त अपान वायु का तो नहीं है लक्षण, ये भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। पुरुष आवृत्त अपान वायु का तो लक्षण तो देख लीजिए है क्या पुरुष आवृत्त और नहीं है ना शायद, ऐसा अपान आवृत्त वायु बताया ना शायद, कफावृत्त अपान वायु, कपान आवृत्त अपान वायु का तो लक्षण नहीं, एक बार देख लीजिए। कफावृत्त अपान वायु में शायद ग्रहणी का लक्षण बताया ना,
हाँ देखो इधर मिल गया पित्तावृत्त अपन कफावृत्त, हाँ कफनावृत्त कफावृत्त अपान वायु में क्या बोल रहा है, भिन्न श्लेष्म संसृष्टम गुरुवर्च प्रवर्तनम श्लेष्मना आवृत्त अपाने कपमेहस्य च आगमन, इसमें भी नहीं बोला। और पित्तावृत्त अपन वायु में भी वही बोला, हरिद्र मूत्र वर्चस्व तापच्च गुदमेड्रयो पित्तावृत्त रजसो अति प्रवर्तन, इसमें पुरुष का कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, ये अपन आवृत्त के ही पर कन्फ्यूज कर सकता है, पित्तावृत्त कपा वायु है कि नहीं। पर इसका क्या बोला उन्होंने, पुरुष आवृत्त वायु के लक्षण बताए उन्होंने, अस्वस्थ हृदय और चिरात पीड़ित मंदेन दुखम शुष्कम सृजित। ठीक है, आगे कल से ये पढ़ेंगे प्रधान वात व्याधि और उसकी चिकित्सा स्टार्ट करेंगे कल से चिकित्सा। ठीक है, बहुत एक बार लास्ट वाला वापस बताएं। कौन सा? अभी लक्षण पढ़े ना अपनी हाँ, वो जो कफावृत्त ऑप्शन है क्या, वो ऑप्शन ऐसे पूछ सकता है, चिरात पीड़िता अन्येन दुखम शुष्कम शकृत सृजेत, इसके अंदर ऐसे ऑप्शन आ सकते, पुरुषावृत्त वायु है या कफावृत्त अपान वायु है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई कफावृत्त अपान वायु तो नहीं है, पित्तावृत्त अपान वायु की तो लक्षण मिलते ही नहीं ऐसे, पर आप कंफ्यूज हो सकते हो उसके अंदर, यही देखना। ये भी बोला है उन्होंने, अस्वस्थ हृदयम और हृदयगत वात का लक्षण तो नहीं है, हृदयगत वात का लक्षण तो नहीं है वैसे। बस एक आप कह रहे थे ना वात्रक का उपद्रव अर्बुद बताया, उसकी चिकित्सा वात्रक समान, उन्होंने वात्रक के उपद्रव की चिकित्सा अलग से मेंशन की। हाँ, वात्रक की चिकित्सा अलग से बताया, नहीं उपद्रव की चिकित्सा उपद्रव की चिकित्सा अलग से नहीं, मेंशन की उपद्रव की लास्ट चिकित्सा अलग से नहीं भाई, उन्होंने अब चिकित्सा बोल दी ना, वात्रक्त की चिकित्सा बोल दी तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, जो भी उपद्रव होगी भाई वात्रक्त से, तुम वात्रक्त की चिकित्सा करो, चिकित्सा हो जाएगी। उन्होंने भेदन शोधन रोपण बताया। किसने बताया? हाँ, वो तो अर्बुद की चिकित्सा बोली उन्होंने, पर चरक जी क्या बोल रहे हैं कि आप अर्बुद की चिकित्सा वात्रक्त जैसे कर सकते हो, नहीं चरक में ही बताया बॉस। हाँ कर सकते हो तुम, बहुत सारे, अरे बहुत सारी चिकित्सा होती है, एक ही थोड़ी ना पकड़ के रखो। मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें कि आप कर सकते हो वात्रक्त की जैसे, समझ गए? ऐसे एक को ही नहीं पकड़ के चलने का कि भाई बताया अर्बुद की चिकित्सा तो बस एक ही पकड़ के रखोगे, वेदन शोधन रोपण, ऐसा नहीं।